हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। दोस्तों, मैं आज आपको 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो कराऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे भी जाकर ज्वाइन करो और उस पर क्वेश्चन भेजो ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और इसमें आपका प्रॉफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए जल में। दोस्तों, इसके जो फैक्ट है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसकी शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र H2O है और इसमें कार्बन नहीं होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में जन्म के समय अंडों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 से 20 लाख। मानव मादा में 10 से 20 लाख प्राथमिक अंडाणु होते हैं। यौवन तक इनकी संख्या घटकर लगभग 3 से 4 लाख रह जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन सी आभासी, सीधा और बड़ा। दोस्तों, लेंस से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। जब वस्तु फोकस F या और प्रकाशीय O के बीच होती है तो उत्तल लेंस आवर्धन कांच की तरह कार्य करता है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन बी आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि में होता है और इसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अंतःश्वासन के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन बी सिकुड़कर नीचे और चपटा हो जाता है। अंतःश्वासन के समय डायफ्राम के सिकुड़ने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़ों में हवा प्रवेश करती है। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ में 12 वोल्ट का विभवांतर और 6 ओम प्रतिरोध है। यदि इस परिपथ में 2 सेकंड तक धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन पहले इसमें 4 कूलम हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो एम्पियर, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड होता है। दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी आयाम पर। ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी, जबकि ध्वनि की आवृत्ति से उसकी तीव्रता निर्धारित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन बी शाकाहारी। ये देखो दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक हरे पौधे को खाते हैं, उदाहरण गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। और खाद्य श्रृंखला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, शीर्ष उपभोक्ता। इसमें 4 स्तर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये निष्कर्ष है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः नए पदार्थ नहीं बनते।
ये लिखा भी है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। समान बल दो वस्तु पर लगाया जाता है, एक वस्तु हल्की और दूसरी भारी, तो किस में अधिक त्वरण उत्पन्न होगा? तो ऑप्शन बी हल्के वाली में दोस्तों। तो दोस्तों हल्के वाली में होगा, आप ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर में 4 एम्पियर की धारा 5 ओम के प्रतिरोध से होकर 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, ऊष्मा उत्पन्न कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ से हम H बराबर आई स्क्वायर आर टी लगा देंगे, जिससे हम निकाल लेंगे। तो उसका आंसर है जो वो 800 जूल आ जाएगा। ये है विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न को जूल का ऊष्मीय नियम, जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो दोस्तों आवर्तकाल होता है एक बटे जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति से भाग दे दो तो 1/50 हो जाएगा। तो उसे जब हम भाग देंगे तो दोस्तों 0.02 सेकंड निकल के आ जाएगा आवर्तकाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक है। प्रोटियम तो हो गया दोस्तों, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम होता है H2 होता है, एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ट्रिटियम होता है एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। दोस्तों ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किए जाने के का उदाहरण है? ऑप्शन सी किसी वस्तु को बल लगाकर कुछ दूरी तक खिसकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर दोस्तों यहाँ पे विस्थापन होगा तभी तो वर्ग कार्य होगा। अगर आप बल कितना भी लगा लो और कोस थीटा, अगर थीटा नहीं होगा, अगर 90 डिग्री होगा थीटा तब कार्य होगा, अगर 0 होगा तब कार्य नहीं होगा। दोस्तों आप ये भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व का प्रतीक किस प्रकार लिखा जाता है और इसे लिखने का आधार क्या है? ऑप्शन बी तत्व के अंग्रेजी या लैटिन नाम के एक या दो अक्षरों से प्रतीक लिखा जाता है। तत्वों के प्रतीक सामान्यतः उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर या लैटिन नाम के पहले और दूसरे अक्षरों से बनाए जाते हैं। पहला अक्षर हमेशा बड़ा और दूसरा अक्षर यदि छोटा हो तो लिखा जाता है। तो दोस्तों देखो लिखा है सोडियम, ये लैटिन है, पोटेशियम ये भी लैटिन है। चलो दोस्तों निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी नमक का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कारण है दोस्तों नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है, एक समान मिश्रण बनाता है, इसलिए यह समांगी मिश्रण है। वायु भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि इसमें विभिन्न गैसों समान रूप से मिश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, मैं यहाँ से समझाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था अगर कोई मैग्नीशियम या ठोस है उसमें अगर हम कोई सार मिला देंगे या बेस मिला देंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी दोस्तों? तो दोस्तों अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है, गर्म करा है, तो उसमें सोडियम मैग्नीशिएट तो अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो जो उसमें ऑप्शन में होगा हाइड्रोजन गैस, तो यही सही आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोडियम क्लोराइड सामान्यतः ठोस अवस्था में क्यों पाया जाता है? ऑप्शन बी, इसमें मजबूत आयनिक बंध होते हैं। कारण सोडियम क्लोराइड में Na आयन और क्लोराइड आयनों के बीच मजबूत विद्युत स्थैतिक आकर्षक होता है, इसलिए यह सामान्य तापमान पर ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों के रूप में पाया जाता है। ठोस NaCl में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, इसलिए यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता। पिंगली या जलीय अवस्था में आयन गति होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन बी 2। ऑक्सीजन सामान्यतः द्विपरमाणु अणु है के रूप में पाई जाती है, यानी एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से किन से 2 राशियों पर निर्भर करती है दोस्तों? तो दोस्तों 1/2 m² होती है, द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्बन चक्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों का दहन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है, वहीं वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले पेड़ कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी, धारा की तीव्रता और तार से दूरी पर। तो दोस्तों सीधे धारावाही तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा बढ़ाने पर बढ़ती है और तार से दूरी बढ़ाने पर घटती है दोस्तों दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ो। अंगूठा है जो वो धारा की दिशा में होता है और मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो दोस्तों हमें सेकंड शिफ्ट के जो आज साइंस के क्वेश्चन मिल पाए थे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है लिंक, उस पर क्वेश्चन भेज दो और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।